हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपर्दन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन। इससे पहले हमने वेदरिंग पढ़ लिया था अपक्षय। तो देखिए, अपर्दन जो है ये अनाच्छादन के अंतर्गत आता है। अनाच्छादन किसे कहते हैं? तो किसी भी स्थलाकृति के किसी भी उच्चावच के समतल मैदान में परिवर्तित हो जाने तक में जो भी क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत क्या क्या आता है? एक अपर्दन आता है और एक अपक्षय आता है। ठीक है, तो अपर्दन जो होती है वो एक गतिशील क्रिया है। तो अपक्षय के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। ये क्लास है हमारा अपर्दन चक्र के बारे में, साइकिल ऑफ इरोजन की, किस तरह से हमारा ये जो अपर्दन चक्र है वो कार्य करता है। ठीक है, अपर्दन चक्र, पहला तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें भी हमें पढ़ना है, अपर्दन चक्र में हमें पढ़ना है डेविस का अपर्दन चक्र, जिसे डेविस का भौगोलिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमें डेविस के भौगोलिक चक्र की आलोचना के बारे में पढ़ना है जो पेंक महोदय ने की थी। ठीक है, तो हम पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन चक्र को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अपर्दन किसे कहते हैं। अपर्दन एक गतिशील क्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिशील कारक भूपृष्ठ के पदार्थों की काट छांट अन्यत्र परिवहित करते हैं। अपर्दन के कारक प्रवाहित जल, भूमिगत जल, पवन, हिमानी व सागरीय लहरें हैं। अब देखिए, अपर्दन कहते किसे हैं? तो जो भी ऐसी गतिशील क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या आता है? किसी भी भूपृष्ठ के पदार्थों की काट छाट। मतलब अपक्षय के दौरान क्या होता है? अपक्षय में क्या होता है कि चट्टानों का टूटना होता है। तो चट्टानें जब टूट जाती हैं, ठीक है, तो टूटने के बाद अपर्दन के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। तो वो किसके माध्यम से होता है? या तो प्रवाहित जल के माध्यम से होता है, प्रवाहित जल मीन्स नदियों के द्वारा होता है, या भूमिगत जल के द्वारा होता है, या पवनों के द्वारा होता है, या हिमानी के द्वारा, या सागरीय लहरों के द्वारा उस चट्टान को या उस पदार्थ को जिसका भी अपक्षय हुआ है, उस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। उसके बाद उसे जिस स्थान पर छोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, कोई भी स्थलाकृति है, ठीक है, कोई भी स्थलाकृति है, मानते हैं यहाँ पे कोई स्थलाकृति है, ठीक है, इसमें अपक्षय की क्रिया हुई। अब अपक्षय की क्रिया होने के बाद यहाँ क्या हुआ? अपर्दन कार्य करेगा। अपर्दन किस तरह से मानते हैं कि हवाओं के द्वारा यहाँ का अपर्दन हुआ। मिट्टी का ही अपर्दन मान लेते हैं कि मिट्टी का ही अपर्दन हो रहा, तो यहाँ पे से मिट्टी क्या होगा कि हवा के द्वारा, पवन के द्वारा यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं तो इस मिट्टी को ले जा कर के छोड़ेगी ही। तो जहाँ पे इसको छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के टूटने को, चट्टानों के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय। उसी पदार्थ के जो टुकड़े होते हैं या जिसका भी अपक्षय हुआ है, चट्टान है, ठीक है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और जिस स्थान पर उसे छोड़ा जाता है उस पदार्थ को उसे क्या कहते हैं? हम निक्षेपण कहते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम मेनली देखते हैं कि अपर्दन चक्र होता क्या है। ठीक है, उस समय के तथा विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिससे होकर ऊंचा उठा भाग अपक्षय तथा अपर्दन के द्वारा, जिसके द्वारा ऊपर उठा भाग अपक्षय तथा अपर्दन के द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल गया है, अपर्दन चक्र कहते हैं। देखिए, अपर्दन चक्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी भी टाइम पे और अलग अलग अवस्थाओं में, ठीक है, अलग अलग अवस्था मतलब युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं अपर्दन चक्र के लिए। ठीक है, और समय बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, तो कोई भी समय है और अवस्थाओं के जो भी 3 अवस्थाएं होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। देखिए, जैसे युवावस्था को तरुणावस्था भी कहते हैं और वृद्धावस्था को जीर्णावस्था भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसके जो सम्मिलित रूप को जिससे होकर के कोई भी ऊपर उठा हुआ भाग है वो अपक्षय और अपर्दन के द्वारा जब समतल होकर के पूरा मैदान में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपर्दन चक्र कहते हैं। और डेविस महोदय ने इस चक्र को भौगोलिक चक्र नाम दिया है। अपर्दन चक्र को डेविस महोदय ने क्या नाम दिया है, तो भौगोलिक चक्र नाम दिया है, डेविस का भौगोलिक चक्र। अब हमारा आता है मेन टॉपिक कि हमें पढ़ना क्या है, डेविस का भौगोलिक चक्र। तो भौगोलिक चक्र का सिद्धांत सबसे पहले डेविस ने 1899 में दिया था। भौगोलिक चक्र का सिद्धांत सबसे पहले डेविस महोदय ने 1899 में दिया था। ठीक है, अब हम डेविस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि डेविस कौन थे। तो इनका पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस। इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, और ये अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट मीन्स अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले भौगोलिक अपर्दन चक्र का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, स्थलाकृति विकास का सामान्य अध्ययन, और जिसे हम सामान्य अपर्दन चक्र के रूप में जानते हैं, ये जो स्थलाकृति विकास का सामान्य अध्ययन है जिसे हम सामान्य अपर्दन चक्र के रूप में जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भौगोलिक चक्र कहते हैं। ठीक है, इनकी एक संकल्पना पहले ही आ चुकी थी, नदी जीवन का संपूर्ण चक्र। इनकी एक और संकल्पना अपर्दन चक्र से भी पहले एक संकल्पना आ चुकी थी, नदी जीवन का संपूर्ण चक्र। इसे नदियों का अपर्दन चक्र के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी जीवन का संपूर्ण चक्र, ये जो संकल्पना है, इसे नदियों का अपर्दन चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत समय पर आश्रित था। ये देखिए, इनका अध्ययन क्षेत्र कौन सा था। इन्होंने सबसे पहले अपर्दन चक्र के लिए किस जगह को चुना, किस क्षेत्र को चुना, तो इन्होंने पेंसिल्वानिया के अपवाह चक्र का अपवाह का अध्ययन किया। ठीक है, कहाँ का, डेविस ने पेंसिल्वानिया के अपवाह का अध्ययन किया। और कहाँ अध्ययन किया, तो अपलेशियन पर्वत में अध्ययन किया। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो कहाँ अध्ययन किया था, किस जगह को लिया था, तो पेंसिल्वानिया के अपवाह का अध्ययन किया था और अपलेशियन पर्वत में अध्ययन किया था। अब देखते हैं डेविस का त्रिकूट। डेविस का त्रिकूट किसे कहते हैं। डेविस ने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण और विकास में संरचना प्रक्रम के विकास में संरचना प्रक्रम मीन्स अपर्दन के जो भी कारक है। ठीक है, और समय मीन्स अवस्था का प्रभाव होता है। देखिए, किसी भी स्थल रूप है उसका निर्माण और उसका विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। कौन कौन सा प्रभाव होता है, पहला संरचना है, दूसरा प्रक्रम है और तीसरा समय है। डेविस के अनुसार स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। डेविस के अनुसार क्या है, कोई भी स्थल रूप है, कोई भी स्थल रूप जो हमें आज देखने को मिल रहा है वो किसका प्रतिफल होता है, तो संरचना, प्रक्रम और समय मीन्स अवस्था, उसका प्रतिफल होता है। कोई भी स्थल रूप है, इन 3 कारकों संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था को डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। डेविस का त्रिकूट किसे कहते हैं, तो ये जो 3 कारक है स्थल रूपों के निर्माण और विकास में जो 3 कारक हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो डेविस के त्रिकूट के नाम से हम इसे जानते हैं। संरचना किसे कहते हैं, तो भूगर्भिक विशेषता जो होती है, चट्टानों के प्रकार, वलन, भ्रंश आदि। चट्टानों का प्रकार किस तरह से, जिस तरह की चट्टानें होंगी इसी तरह की संरचनाएं होंगी। वलन जब होता है तो वलन में क्या होता है कि चट्टानें जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी संरचना हो जाता है। और भ्रंश में क्या होता है कि घाटियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ये जब भ्रंश होता है या वलन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक, अब वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा किस चीज़ का, अनाच्छादन का। कैसे, अपक्षय और अपर्दन के द्वारा। अब जब मानते हैं किसी चट्टान में वलन पड़ा है तो वलन पड़ने के बाद वहाँ पे अपक्षय होगा, अपक्षय के बाद अपर्दन कार्य करेगा है। ठीक है, वहाँ से अगर नदियों का प्रवाह हो रहा तो नदियाँ क्या करेंगी कि चट्टानों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगी। अब वहाँ पे
टाइम आएगा कि वो युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था। सबसे पहले युवावस्था में जाएंगे, उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था आएगी और फिर आखिरी में वृद्धावस्था। ठीक है, परिकल्पना क्या थी, डेविस की परिकल्पना क्या है? तो स्थलाकृतियों का निर्माण अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है। स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है वो अंतर्जात और बहिर्जात, अंतर्जात बल जो भी लगते हैं और बहिर्जात बल अपक्षय और अपरदन, इनकी जो अंतरक्रिया होती है, इनके फलस्वरूप किसी भी स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्थलाकृतियों को अपनी जगह पर क्रमिक उद्भव होता है। देखिए डेविस ने क्या कहा कि पहले स्थलाकृतियों का उद्भव हो जाता है, उद्भव होने के बाद ही कोई अपरदन कार्य करती है। स्थलाकृति के उद्भव के समय कोई अपरदन कार्य नहीं करती है। ये एक मेन पॉइंट है जिसके बेस पे ये जो आलोचना की गई थी, और ये आलोचना बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या कहा कि स्थलाकृति के उद्भव के समय कोई भी अपरदन कार्य नहीं करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा तो नहीं है कि स्थलाकृति का जब निर्माण हो रहा है, जब उद्भव हो रहा है, तो उस टाइम पे नदियों का प्रवाह नहीं होगा या हवाएं नहीं चलेंगी, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो स्थलाकृतियों के उद्भव के साथ साथ ही अपरदन का कार्य भी होता है। लेकिन डेविस ने क्या कहा कि स्थलाकृति के उद्भव के समय कोई अपरदन कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो इनका ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अभी तो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तीव्र गति से लंबवत अपरदन करती है जब तक कि यह समतल मैदान नहीं बन जाता। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि तीव्र गति से, कि अब देखिए इनका एक और मेन पॉइंट आ गया कि तीव्र गति से, बहुत ही स्पीड में लंबवत अपरदन करती है जब तक कि समतल मैदान नहीं बन जाता। इतना स्पीड तो कोई अपरदन हो ही नहीं सकता है। मानते कोई पहाड़ है, पठार है, तो वो तुरंत ही मैदान में चेंज नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो ये उनका एक मॉडल है, अपरदन चक्र का डेविस का एक मॉडल है। देखिए यहाँ पे है प्री यूथ स्टेज, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। ठीक है, चक्र किस तरह से कार्य करती है? सबसे पहले लैंड मास का अपलिफ्टमेंट होता है, उसमें रिवर के द्वारा क्या होता है, इरोजन होता है। इरोजन के बाद वो पेनी प्लेन में चेंज होता है और फिर अपलिफ्टमेंट होता है। ठीक है, अपलिफ्टमेंट फिर नहीं हो सकता है। पेनी प्लेन, ये तो मैदान बन गया, मैदान में कहाँ से फिर से अपलिफ्टमेंट होगा? तो ये चक्र जो शब्द है इसे तो पहले ही गलत बोल दिया गया कि अपरदन चक्र नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इनका किस तरह से मॉडल है कि पहले लैंड मास है, उसका अपलिफ्टमेंट होगा, फिर रिवर के द्वारा उसका इरोजन होगा, फिर पेनी प्लेन में चेंज होगा, फिर अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, प्री यूथ स्टेज किसे कहते हैं? पूर्व युवावस्था किसे कहते हैं? सिर्फ उद्भव को क्या कहते हैं? पूर्व युवावस्था। युवावस्था किसे कहते हैं? नीचे की ओर अपरदन, लंबवत अपरदन होता है। ठीक है, संकीर्ण और गहरी घाटियों का निर्माण होता है युवावस्था में। परिवहन तथा नदी की गति जो है दोनों ही उच्च होती है। स्थलाकृति में भी आकार की घाटी का निर्माण होता है, पॉट छिद्र बनते हैं, गॉर्ज और कैनियन बनते हैं, छिप्रिकाएं और झरना बनती हैं। ठीक है, ये किस स्टेज में होता है? तो युवावस्था में इन सब का निर्माण होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? घाटी की गहराई में कमी आने लगती है। अब जो घाटी तीव्र घाटी हो गई थी, युवावस्था में जो तीव्र घाटी बन गई थी, खड़ी घाटी बन गई थी, अब घाटी की गहराई में कमी आने लगती है, क्षैतिज अपरदन स्टार्ट हो जाता है और घाटी चौड़ी होने लगती है। स्थलाकृति में विसर्पण आ जाता है और गोखुर झील और प्राकृतिक तटबंध इसके एक उदाहरण है। विसर्पण आने लगता है मतलब घाटी जो है वो स्थलाकृति इस प्रकार की हो जाती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्पण कहते हैं। इस प्रकार की कोई स्थलाकृति बनने लगती है। ये किस में होता है? प्रौढ़ावस्था में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वृद्धावस्था। नदियों की गति और परिवहन दोनों में गिरावट आती है। वृद्धावस्था में क्या होगी कि नदियों की जो गति होगी उसमें भी गिरावट आएगी और परिवहन में भी गिरावट आएगी। संपूर्ण स्थलखंड का आकार वृहत समतल मैदान के रूप में बन जाता है जिसे पेनी प्लेन कहते हैं। अब वृद्धावस्था में क्या होता है कि पूरा जो स्थलखंड था उसका आकार जो है एक बहुत बड़े समतल मैदान के रूप में बन जाता है। ये जो समतल मैदान बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। बचे हुए चट्टान को
मोनाडॉक कहते हैं। अब जो स्थलखंड था उसमें से जो भी चट्टानें बच जाती हैं लास्ट में वृद्धावस्था के टाइम, जो भी छोटी बड़ी चट्टानें बच जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनाडॉक कहते हैं। नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है, बाढ़ मैदान का निर्माण हो जाता है। अब देखिए नदियों की गति और परिवहन दोनों में गिरावट कैसे आती है। स्टार्टिंग में क्या था कि ढाल बिल्कुल खड़ी थी, अब ढाल जहाँ पे तीव्र होगा तो नदी की जो गति है वो भी स्पीड हो जाएगी, वो भी तेज हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसका ढाल जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कोई अगर स्थलाकृति है तो जब इसमें कोई अपरदन कार्य हो रहा है तो ये धीरे धीरे इसका जो ढाल है वो कम होगा। यहाँ पे नदियों की गति जो है बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ पे नदियों की गति कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ढाल कम है। जहाँ पे ढाल कम होता है वहाँ नदियों की गति कम होती है और जहाँ पे ढाल अधिक होता है वहाँ नदियों की गति अधिक होती है। इसलिए वृद्धावस्था में नदियों की गति और परिवहन दोनों में गिरावट आ जाती है। अब हम देख लेते हैं आलोचना, ठीक है, कि ये तो था डेविस का, WM डेविस का भौगोलिक चक्र। अब अगर उन्होंने कोई संकल्पना दी है, ठीक है, तो उसकी आलोचना तो होगी ही होगी। आलोचना नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, आलोचना करना ज़रूरी है। आलोचना भी किस बेस पे हुई कि स्थलखंड के शीघ्र उत्थान एवं दीर्घकाल तक उसकी स्थिरता बनी रहने को अस्वीकार किया गया। वास्तव में उत्थान की प्रक्रिया दीर्घकाल तक मंद गति से जारी रहती है तथा स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेविस ने क्या बताया कि उत्थान जो है वो जल्दी हो जाता है, स्थलखंड का निर्माण जो है वो जल्दी हो जाता है और दीर्घ काल तक उसकी जो स्थिरता है वो बनी रहती है, ठीक है, वो स्थिर रहता है। जबकि इसको अस्वीकार कर लिया गया क्योंकि किसी भी स्थलखंड का निर्माण तुरंत नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। सर्वाधिक आपत्ति उत्थान के बाद अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने को लेकर है। अब सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आपत्ति किसके लिए है, किस स्टेटमेंट के लिए है, तो जो उन्होंने कहा था कि जब तक कि किसी स्थलखंड का निर्माण नहीं हो जाता उस पर कोई अपरदन कार्य नहीं करती है, ठीक है, और कोई भी अपरदन क्रिया कार्य नहीं करती है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई गई कि अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ होने को लेकर वास्तव में उत्थान के साथ ही अपरदन प्रारंभ हो जाता है। जर्मन विद्वान ने तो डेविस द्वारा प्रयुक्त चक्र शब्द को ही भ्रामक मानते हैं। जो जर्मन विद्वान हैं तो वो क्या करते हैं कि डेविस ने जो चक्र शब्द नाम दिया है अपरदन भौगोलिक चक्र, तो इस चक्र को ही भ्रामक मानते हैं, ठीक है, गलत मानते हैं, क्योंकि चक्र का आशय होता है कि जिस बिंदु से विकास प्रारंभ हुआ है उसी पर अंत भी हो, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए चक्र का मतलब क्या होता है, वो एक तरह से चलता रहता है। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका प्रोसेसिंग होते होते और एंडिंग फिर इसी में होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही इसका एंडिंग हो जाता है, जबकि भौगोलिक चक्र पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी आलोचना। पेंक महोदय की अपरदन चक्र की जो संकल्पना है उसे हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि पेनी प्लेन तो उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो किस किस विद्वान ने क्या क्या कहा है, तो पेनी प्लेन WM डेविस ने कहा, पेन प्लेन क्रिक मे ने कहा, पेडीमेंट GK गिलबर्ट, पेडी प्लेन LC किंग, ईच प्लेन W विली एंड EJ वेलैंड, पेन पैन लॉसन, पेडीप्लेनेशन LC किंग, ठीक है। तो ये सब नाम है किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए टेक केयर।